So, I think last time we were discussing the major problems in the hospital management. The major problems are in leadership in the hospital. I have already told all these things. ये तो बता दिया था मैंने कि नहीं बताया था? सर एक्चुअली लास्ट टाइम नेटवर्क इशू था तो मैं ये क्लास ले नहीं पाई थी। अच्छा अच्छा। आई थिंक ये मैंने बता दिया था। हाँ, कंसर्न्स इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट ये चल रहा था हमारा। ओके सर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो व्हाट आर द कंसर्न्स इन द हेल्थ केयर मैनेजमेंट? देखो, लाइफस्टाइल लोगों का भी चेंज हो रहा है और इसीलिए लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज भी हो रही हैं, जैसे कि कैंसर, कार्डियोलॉजी। इसीलिए नए नए हॉस्पिटल्स की, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही है। और उन्हीं हॉस्पिटल्स में क्योंकि जब ऐसे हॉस्पिटल खुल रहे हैं तो उन्हीं हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ रही है कि अच्छे से मैनेज किया जाए उन हॉस्पिटल्स को। और इसीलिए मैनेजर्स का, आप और हेलो। हम जैसे लोगों को। यस हेलो। यस यस यस, वी कैन हियर यू। यस सर, यस सर। Which who is this? Divya, Vishakha? दिव्या सर। Okay, okay, fine. सो इसीलिए लोगों को लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हो रही हैं। और इसी वजह से हमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ रही है। टाइम टू टाइम क्या है, डिजीज का पैटर्न भी चेंज होते रहता है। ठीक है, जैसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज थी, फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा प्रेवलेंट हो गई, फिर अब दोबारा से कम्युनिकेबल डिजीज प्रेवलेंट हो रही हैं। तो अब क्या होता है, पहले हॉस्पिटल्स में फ्लू कॉर्नर हुआ करता था। क्योंकि अब फ्लू कॉर्नर जैसी प्रॉब्लम रही नहीं, तो फ्लू कॉर्नर बनाना लोगों ने बंद कर दिया। अब बीच में कोविड की सिचुएशन आई तो फिर से फ्लू कॉर्नर बन गया। ठीक है। और फिर अब दोबारा चला गया कोविड, तो फिर वो फ्लू कॉर्नर बिल्कुल बिल्कुल ही बंद हो गया होना। ठीक है। पहले क्या था, फ्लू कॉर्नर होता ही था हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि अधिकतर डिजीज जो थी वो पुरानी होती थी। ठीक है। यस और सर। डिजीज डिजीज जो है वो पहले जो थी वो ज्यादातर कम्युनिकेबल डिजीज थी। आपने स्पेनिश फ्लू का नाम सुना है? स्पेनिश फ्लू का, यस सर। है ना? तो स्पेनिश फ्लू जैसे कोविड आया है, अब आज से 100 साल पहले ऐसे ही स्पेनिश फ्लू आया था। ठीक है। ओके। सो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिजीज। अब क्या है, नई नई बीमारियां भी आ रही है, जैसे एड्स, आपने देखा होगा। ठीक है, एड्स जैसे बीमारी भी नई नई आ रही है। ठीक है। कोविड ही देख लो। ठीक है। और अभी आपने मंकी पॉक्स भी सुना होगा। तो नई यस नई सर। डिजीज आती हैं, तो नए नए तरीकों से उसे मैनेज करना पड़ता है, उसके लिए पूरा मैनेजमेंट भी लगता है। अब कोविड को ट्रीटमेंट जो है दवाइयों से ज्यादा मैनेजमेंट से किया गया ट्रीटमेंट। कि भाई हमें मतलब जिस पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर रूम को सिर्फ हम मैनेजमेंट वाले पढ़ते थे, अब सबने पढ़ा उसको, पॉजिटिव प्रेशर रूम, नेगेटिव प्रेशर रूम। आपको पता है व्हाट इज पॉजिटिव प्रेशर रूम एंड व्हाट इज नेगेटिव प्रेशर रूम? नो सर, नो आइडिया। अच्छा, जैसे क्या है कि कोई जब कॉरिडोर्स, आपका रूम है, रूम के अंदर कॉरिडोर से हवा आ रही है, और वो हवा जो है बाहर एक वेंटिलेशन लगा हुआ है। दैट मीन्स हवा खिड़की से बाहर जा रही है। ठीक है। ओके। कॉरिडोर से आ रही है और खिड़की से हवा बाहर जा रही है। इसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर रूम। ठीक है। अब अब इसका ऑपोजिट हो, खिड़की से हवा आए और कॉरिडोर में हवा जाए, रूम के थ्रू कॉरिडोर में हवा जाए, इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर रूम। पॉजिटिव प्रेशर रूम। जैसे कोविड का पेशेंट था, अब हम कोविड को पेशेंट को ये नहीं चाहते थे कि वो जिस हवा में सांस ले रहा है, वो वाला, और वो जो हवा में वायरस फेंक रहा है, वो वाली जो एयर है, वो एयर जो है कॉरिडोर में जाए, और कॉरिडोर में और पेशेंट्स भी होंगे, और पेशेंट के रूम में भी वो हवा जाएगी। तो उससे क्या होगा कि और पेशेंट के भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना? तो ये हो गया यस हमारा सर। नेगेटिव प्रेशर रूम। अब जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यस सर। अब उसमें क्या होता है कि उनको जल्दी से कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो पॉजिटिव प्रेशर रूम में रहते हैं, मतलब बाहर से फ्रेश हवा आएगी। ठीक है। और इस पेशेंट की जो हवा होगी, जो
जो वो ले रहा होगा वो बाहर बाहर डालेगा, मतलब कॉरिडोर में जाएगी उसकी हवा। तो उससे क्या है, बाकी पेशेंट के अगर इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स होंगे, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होंगे, वो रूम के अंदर नहीं आएंगे, है ना। तो उससे क्या है, yes, क्यों? क्योंकि वो पेशेंट जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर उसका ट्रांसप्लांट हुआ है, या वो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पे है, ठीक है। ऐसे पेशेंट का बहुत ध्यान रखा जाता है इस चीज, ठीक है। सो नई नई डिजीज आती हैं टाइम टू टाइम, नई नई चीजें या प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और उनके हिसाब से हमें देखना पड़ता है। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, सो देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड मेडिफ्लेशन। आपने इन्फ्लेशन सुना है? इन्फ्लेशन क्या होता है? सर मेडिकेशन लाइक हाई, जो ड्रग प्राइसेस हाई हो जाते हैं, हाई ड्रग प्राइसेस है। हाँ जी, हाँ जी, गुड 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 गुड। तो इन्फ्लेशन तो हम थोड़ा समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? जैसे क्या है, पहले आप 100 रुपए में मतलब 4 किलो आलू आते थे पहले, ठीक है। अब उसी 100 रुपए में 3.5 किलो आलू आते हैं। तो ये क्या हो गया? इन्फ्लेशन। दिस इज इन्फ्लेशन, ठीक है। यस सर। मतलब अब वो, अब कुछ पहले पहले 4 किलो आलू 100 रुपए में आते थे, अब वही 4 किलो आलू लेने के लिए आपको 100 रुपए से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसे यस। ही पहले, अब मैं अगर ये बोलूं, अब ये आलू की जगह मैं कॉटन रोल रख दूं, पहले ये कॉटन रोल 100 रुपए का आता था, एक कॉटन रोल, ठीक है। अब वही कॉटन रोल 150 रुपए का आता है। तो क्या हो गया? इन्फ्लेशन। अब क्योंकि मेडिकल में वो इन्फ्लेशन है, जिसको मेडिफ्लेशन करके बोलते हैं। और मैं बता दूं, मेडिफ्लेशन इज वेरी वेरी हाई। देखो, ये एक स्टडी हुई थी, इस स्टडी में बताया गया था कि एवरेज इंडियन फैमिली इज जस्ट अ मेडिकल ट्रीटमेंट अवे फ्रॉम बीइंग पुश्ड टू द पॉवर्टी। मतलब क्या है इसका, कि एक फैमिली, एवरेज इंडियन फैमिली, अगर एक बार उनके घर में कोई बीमार पड़ जाए और एक बार उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ जाए, तो वो फैमिली जो है बीपीएल फैमिली हो जाती है। फिर वो, मतलब इतना खर्चा हो जाता है कि वो बेचारे गरीब हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट, जस्ट अ ट्रीटमेंट अवे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात होती है इंक्रीज इन एडल्ट पॉपुलेशन। तो इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट के लिए कई सारी चीजें की जाती हैं, जैसे इंश्योरेंस लिया जाता है, ठीक है। इंश्योरेंस के थ्रू भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना, टू कवर द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। इंक्रीज इन एडल्ट पॉपुलेशन, देखो जैसे जैसे बूढ़े लोग हमारे इकोनॉमी में आते जा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इज हायर। अब बूढ़े आदमियों को आप देखते हो, उनको 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 क्या बोलते हैं, उनको बीपी भी होता है, हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन भी होता है, डायबिटीज भी होता है, ठीक है। उनको कार्डियक प्रॉब्लम भी होती हैं, और इनको रेगुलरली कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट, हर 1 2 साल 3 साल के अंदर उनको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हें दवाइयां तो रेगुलरली खानी ही पड़ती हैं। My father is hypertensive, my father is diabetic, CKD, 2 3 बीमारियां हैं उनको पैरेलली। तो जस्ट नाउ आज ही मैं कैलकुलेट कर रहा था, तो अप्रोक्सीमेटली पर मंथ की जो उनकी टैबलेट्स हैं, 10,000 रुपए की टैबलेट्स आती हैं उनकी, 8 10 हजार रुपए की, बहुत आसानी से, ठीक है। अब 8 10 हजार रुपए पर मंथ हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर करना, और वो हर महीने करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक महीने कर दिया और खत्म हो गया, हर महीने दवाइयों का कॉस्ट। तो अब क्या होता है, वो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट तो बढ़ता ही है। तो इससे क्या होता है, हमको हमको उतनी दवाइयों की जरूरत है, उतनी मेडिसिन की मतलब, और उतना ही हॉस्पिटल्स की जरूरत है। तो जैसे जैसे जीरियाट्रिक पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, वैसे वैसे डिमांड इन मेडिकल केयर में हॉस्पिटल्स में बढ़ता रहता है, ठीक है। अब इस चीज को एड्रेस करना पड़ता है मैनेजमेंट को, कि भाई कैसे कैसे हमें पेशेंट, कौन कौन से किस किस तरीके के हॉस्पिटल्स हमें खोलने चाहिए। जैसे कार्डियक प्रॉब्लम ज्यादा है तो कार्डियक का हॉस्पिटल, डायबिटीज का ज्यादा है तो डायबिटीज का हॉस्पिटल खोल दिया। इस तरह से वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू इट, ओके, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एडल्ट पॉपुलेशन। अब
टाइम टू टाइम क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है, जैसे कभी रोबोट आता है, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है चीज, ठीक है। तो अब कभी लेप्रोस्कोपिक आ गया, कभी की होल सर्जरीज आ गई, ठीक है। तो नई नई टेक्नोलॉजी, अब पेट स्कैन है, सीटी स्कैन है, सपोज करो कल को कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए एकदम से, ठीक है, तो एकदम से पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो बेकार हो जाती है। अब आपको आपने शायद देखा होगा पहले जो टेम्परेचर हम मेजर करते थे, तो वो एक मरकरी वाला वो होता था, थर्मोमीटर होता था मरकरी बेस्ड, है ना। अब क्या होता है, अब वो तो आता ही नहीं है। आपने देखा है, आप में से किसी ने देखा है वो मरकरी वाला आता था पहले? यस सर। यस सर। देखा है ना। यस हाँ, सर। तो वो मरकरी वाला जो था पहले, वो वो अब देखते हो आप कभी, अब कहीं पे भी नहीं मिलता होगा आपको देखने के लिए वो। अब वो तो डिजिटल वाला होता है, ठीक है। अब सपोज करो एक आदमी ने अपने सारे पैसे लगा दिए कि मरकरी वाले खरीद लेता हूँ और फिर मैं बेचता रहूंगा हॉस्पिटल्स में। अब सडनली क्या हो गया, एकदम से ये नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गई कि भाई मतलब अब तो वो वाले उनकी जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे कभी भी कुछ नया इनोवेट होते ही पुराना ऑब्सोलीट हो जाता है एकदम से, और फिर लोग उसको कराते नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई नया टेस्ट आ जाए, नया टेस्ट, ठीक है, कोई इन्वेस्टिगेशन करने का, जैसे सीटी एमआरआई की जगह और कुछ आ जाए कुछ नया, सपोजिटली, तो एकदम से क्या है, हमने जो मशीन में पैसा लगाया हुआ है वो बहुत ज्यादा है, और उसको कैसे अब रिकवर करें, है ना। इमिग्रेशन ऑफ पेशेंट्स एंड डिजीजेस ग्लोबली। तो अब क्या है कि आज की डेट में मैंने बात किया होगा आपसे, मेडिकल टूरिज्म वाली इंडस्ट्री जो है अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क में चल रही है। क्यों क्वेश्चन मार्क में चल रही है? ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। वेरी गुड। तो अब क्या है, एक डिजीज मतलब प्रॉब्लम ये है कि आज एक आदमी एक हवाई जहाज में बैठेगा, कल शाम को वो दूसरी कंट्री में होगा, और जो बीमारी उसको लगी, जो बीमार जिस जिस बीमारी से वो ही सफरिंग फ्रॉम, वो सेम बीमारी उसको हो जाएगी, वो दूसरी कंट्री में फैला देगा, पूरी कंट्री इफेक्ट हो सकती है, वो हमने कोविड में देख ही लिया। फैक्टर्स लीडिंग टू चेंजिंग रोल, तो क्या है, एक्सपेंशन ऑफ क्लाइंटेल फ्रॉम डाइंग डेस्टिट्यूट पुअर एंड नीडी टू ऑल क्लासेस ऑफ पीपल। क्योंकि अब क्या है, हमारा जो पेशेंट्स का क्लाइंटेल है वो डाइंग डेस्टिट्यूट पुअर नीडी, हर हर एज में हमको, हर क्लासेस में हमको वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, की भाई पहले लोगों के पास में पैसा नहीं हुआ करता था, ठीक है। 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, तो उन एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस लोगों का बेहतर होने लगा। जब वो इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस जब बेहतर होने लगा, तो लोगों को, जब वो बेहतर होने लगा इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, तो लोगों को समझ में आया कि भाई मतलब हाँ, हमें हॉस्पिटल और हेल्थ केयर की भी रिक्वायरमेंट है। तो पहले लोगों को बीमार रहते थे वो, काफी काफी महीनों तक बीमार होते थे, उसके बाद में जब बहुत ज्यादा बीमार हो जाते थे तभी हॉस्पिटल जाते थे वो। आजकल क्या है कि अगर ठीक भी आ जाती है तो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इट इज बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, बताओ पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लोग अपने फालतू में भी टेस्ट कराएंगे, क्यों? क्योंकि उनको हेल्दी रहना है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड इंक्रीज इन क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज। मतलब हम, अब ये जब मैंने पीपीटी बनाई थी तो ये थोड़ा पुराने टाइम था जब कोविड नहीं था, लेकिन अब ये सिचुएशन ही बदल चुकी है, ठीक है, ठीक है। भाई पहले तो ये था कि भाई पहले कम्युनिकेबल डिजीज थी ज्यादा, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्रोनिक डिजीज हो गई हैं, ठीक है। तो वो क्रोनिक डिजीज क्या है, वो धीरे धीरे करके दैट वो अपनी रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करते रहते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती रहती है, तो इसलिए हॉस्पिटल्स भी उस तरह से बनते रहते हैं, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट चलता भी रहता है, ठीक है। तो पहले लेकिन अब क्या है, कोविड ने सडनली आकर ये सारा का सारा जो है गेम ही उलट पुलट कर दिया है कि भाई अभी हम
Dual burden of disease. What is dual burden of disease? This is called dual burden of disease. Any idea what do we mean by dual burden of disease? सर जहाँ पे communicable and non communicable diseases दोनों ही का burden हो। दोनों ही दोनों का बर्डन हो, उसको बोलते हैं डुअल बर्डन ऑफ डिजीज। तो ये सारी दुनिया के सामने ही डुअल बर्डन हो गया। पहले क्या था कि इंडिया जैसी कंट्री में ही डुअल बर्डन था, लेकिन अब सारी दुनिया में ही डुअल बर्डन हो गया उस चीज का। प्रोग्रेस इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। आपने मूवी देखी है दशरथ मांझी? देखिए कि नहीं देखिए? यस सर। देखिए ना, उसमें क्या बात करता है, बिकॉज क्या था वो पहाड़ था, और पहाड़ को उसको अपनी वाइफ को उसको ब्लीडिंग हो रही होती है, और उसको अपनी वाइफ को हॉस्पिटल तक ले जाने में 3 घंटे लग जाते हैं, 3-4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बीच में पहाड़ था और वो हॉस्पिटल उस पहाड़ के उस साइड था बस। ठीक है, लेकिन वो घुमा के उसे लेके जाना पड़ता है, तो पेशेंट उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। ठीक है, so he got really enraged with this mountain, and it's a real story. Let me tell you, it's a real story. It's not a fabricated story, but yes, it's a real story. So he stood up and says that I will make a road cutting through these mountains. तो पूरा पहाड़ तोड़ के उसके बीच से एक रास्ता बनाता है, सो दैट लोग वहां से वहां तक कम्युनिकेट कर सके और बाद में कभी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, आज भी है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आज भी है, क्योंकि सड़कें नहीं बनी हुई हैं। बिकॉज सड़कें नहीं बनी हुई हैं, तो इस वजह से पेशेंट पहुंच ही नहीं पाता था हॉस्पिटल तक। बहुत सारे पेशेंट जो हैं, सिर्फ अगर वो हॉस्पिटल ही पहुंच जाते ना तो उनकी जान बच जाती, वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन है इंप्रूव हुआ है। ठीक है, आपको ये पता है कितने तरीके की रोड्स होती हैं? एनी आइडिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोड डू वी हैव? So we have national highways, we have state highways, we have local roads. Local roads are maintained by the municipal corporations. ठीक है, state highways are being maintained by that particular state, and national highways are being maintained by the Union Government of India. ठीक है, national highway, state highway and local roads. ठीक है, तो जो मतलब जो अभी भी इंडिया में रोड्स की हालत है वो काफी खराब है, बट यस, मिस्टर नितिन गडकरी हैज डन अ वेरी गुड जॉब। वो मतलब इंडिया में हर रोज 37 किलोमीटर्स की जो है रोड बनती है नई, हर रोज। हाँ, न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड्स बनती है इंडिया के अंदर। 37 जो है मतलब परसेंटेज किलोमीटर्स। हाँ जी सॉरी किलोमीटर्स। ठीक है, तो जैसे जैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ है, वैसे वैसे देखो, पहले बहुत सारे इंडिया की स्टेट कैपिटल्स एंड स्टेट्स की वहां पे कोई एयरपोर्ट भी नहीं हुआ करता था, और आज भी अगर आप देखोगे ना तो आप कहीं जाओगे 2-4 ही एयरपोर्ट अच्छे बने हुए हैं, जैसे हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, यही हैं बस 3-4 एयरपोर्ट ही अच्छे बने हुए हैं। आप कभी भुवनेश्वर के एयरपोर्ट जाओ, इंदौर के एयरपोर्ट जाओ, बिल्कुल ही ऐसा लगता है, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही लोकल से जैसे लोकल सा एयरपोर्ट बना हुआ है बिल्कुल। कोई फैसिलिटीज नहीं है वहां पर। पटना का एयरपोर्ट जाओ, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जैसे मतलब बिल्कुल ही लोकल सी चीज बनी हुई है, बस वो टाइम पास के लिए बना हुआ है बस। पर आप दिल्ली के एयरपोर्ट जाओ, दिल्ली का, आप मुंबई के एयरपोर्ट जाओ, हैदराबाद के एयरपोर्ट जाओ, यू विल फाइंड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देयर। बैंगलोर का, तो अभी भी ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुआ है, पर अभी उस लेवल पे इंप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है अभी इंप्रूव हुआ है, पर उस लेवल पे इंप्रूव नहीं हुआ है, बट जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें
उसकी वजह से हेल्थ केयर में बहुत सारे प्रॉब्लम। अब जैसे कम्युनिकेशन इम्प्रूव, पहले क्या था, व्हाट्सएप वगैरह था ही नहीं। अब अगर किसी आदमी को ये बताना है कि मेरी उंगली में कुछ हो गया है, ठीक है, तो उसे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था कि क्या हुआ है आपकी उंगली में, ठीक है। और आज क्या कर सकते हैं, आज एक फोटो खींची उसको डायरेक्ट डॉक्टर को भेज दिया। तो अब मतलब पहले ये सब चीजें नहीं थी, तो टेलीमेडिसिन जैसे कि किसी की बात ही नहीं करते थे, लेकिन अब ये हैं। तो अब हॉस्पिटल्स ने एक अलग से एक सेंटर बनाया हुआ टेलीमेडिसिन का, कि एक टेलीमेडिसिन कोऑर्डिनेटर की एक जॉब निकलती है, जिसमें क्या जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी टेलीमेडिसिन के लिए वो पर्टिकुलर पर्सन जो है कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट की भी अपनी चैलेंजेस आ जाते हैं। अब उसके लिए नेटवर्क की अच्छी वो होनी चाहिए, ठीक है। अब टेलीमेडिसिन के लिए जिस दिन सरकार ने लॉकडाउन लगाया 25 मार्च को, उसी दिन तुरंत टेलीमेडिसिन की गाइडलाइंस निकाल दी, जो कि उससे पहले कोई गाइडलाइंस ही नहीं थी, ऐसे ही चल रहा था हवा में सब कुछ, ठीक है। ओके, political obligation of the government to provide comprehensive health care, ठीक है। अब क्या है कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, की मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि अब अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो उनको समझ में आया है कि भाई मतलब हेल्थ केयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लोग मर भी सकते हैं, कोई बीमारी भी आ सकती है और उससे मर भी सकते हैं, और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है। देखो क्या हुआ था, जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ था, तो उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया में ये था कि इंडिया के छोटी छोटी कंट्रीज ना बन जाएं। इंडिया को यूनाइट रखना अपने आप में एक चैलेंज था उस टाइम, ठीक है, जो मिस्टर नेहरू ने गजब तरीके से निभाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब। लोगों को जो बोलना है बोलते रहें, ठीक है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर मिस्टर नेहरू नहीं होते तो शायद आज हम अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं हम लोग। Yes, correct, sir. ठीक है, नाउ Sardar Vallabhbhai Patel हेलो, was the Iron Man who made. या फाइन मैं बोला फाइन सर अब सरदार वल्लभ भाई पटेल was the fine. So Sardar Vallabhbhai Patel, let me tell you one thing. Sardar Vallabhbhai Patel actually united the things. ठीक है. Now what happened? Sardar Vallabhbhai Patel expired Exactly. in 1950. Now to keep that all whole of the India intact, Nehru played a vital role in this. देखो उसके बाद भी तो टुकड़े, देखो जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए थे, तो ये बात विंस्टन चर्चिल ने बोली थी कि अगर हम छोड़ के जाएंगे तो ये कंट्री छोटे छोटे में बिगड़ जाएगी 4-5 साल के अंदर ही। बट अगर वो नहीं हुआ तो उसका सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज मिस्टर नेहरू वो स्टूड फर्म फॉर दिस एंड ही एक्चुअली डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कीप इंडिया इंटैक्ट। क्योंकि अगर आप देखो 1950 से ही अलग अलग कि भाई हमारा अलग देश बनाओ, हमारा अलग स्टेट बनाओ, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था। या पता है आपको ये बात? सबसे पहले एक आंध्र प्रदेश स्टेट बना था Yes, तट के sir. हैदराबाद में से, ठीक है। पुट्टी श्री रामलू करके एक आदमी था, ही वेंट ऑन टू फास्ट कि आंध्रा स्टेट बन सके, और फिर उसमें से भी तेलंगाना अलग से बात करने के लिए, जो अभी बना है तेलंगाना बनने के लिए। तो दैट वाज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस वर देयर। तो उस वक्त ये था कि भाई कैसे भी इस कंट्री एज अ कंट्री रिमेन रह सके। फिर उसके बाद में उनको लगा कि भैया लोगों को जॉब्स दिलानी है, तो उन्होंने उनका फोकस रहा है हमेशा उस टाइम पे था कि भाई इंडस्ट्रीज डेवलप करो, इंडस्ट्रीज डेवलप करो। 1964 में हम 60s में हम थोड़ा सा उठना ही शुरू हुए थे कि वॉर आ गया। 65 में फिर थोड़ा अब उसमें तो हम हार ही गए थे, तो उसके बाद में थोड़ा उठते कि फिर वॉर आ गया 1965 में। 65 में वॉर आने के बाद में फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा। मतलब अगेन उनका फोकस कभी रहा ही नहीं इन सब चीजों की ओर, हेल्थ की तरफ नहीं आया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ
फिर 1970s तक मतलब आते आते कुछ कंसोलिडेशन हुआ, तो 1971 में फिर वॉर हो गया इंडिया पाकिस्तान का। वो वॉर होने के बाद में अभी कुछ स्टेबलाइजेशन होता कि इमरजेंसी लग गया, तो इमरजेंसी में उनका थॉट प्रोसेस ये नहीं था कि मुझे हमें हेल्थ केयर इंप्रूव करना है, नहीं, उनका ये थॉट प्रोसेस ही नहीं था। ठीक है, एक प्रोग्राम चला था स्टरलाइजेशन प्रोग्राम, पर वो जिस थॉट प्रोसेस से चलाया गया था वो किसी और ही एंगल पे चला गया। लोगों ने जबरदस्ती, क्योंकि टारगेट बेस्ड अप्रोच थी कि भाई जो डॉक्टर जितने ज्यादा स्टरलाइजेशन करेगा तो उसको उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो उन्होंने बच्चों के भी स्टरलाइजेशन कर दिए। ठीक है, दैट्स व्हाट हैपेंड। देन अगेन जब इमरजेंसी हुआ, इमरजेंसी के बाद फिर इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, जब उसके बाद दोबारा से पावर में आए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट जब दोबारा से पावर में आई, तो फिर उनके सामने एक पंजाब में पंजाब का बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, पंजाब की जो प्रॉब्लम्स का चैलेंज वो आ गया। ठीक है, और 1980 तक अगर आपने सुना हो, एल्मा एटा डिक्लेरेशन 1978 में हुई थी। ठीक है, तो दुनिया भी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा फोकस नहीं दे रही थी। दुनिया ने भी हेल्थ को लेकर फोकस देना शुरू करा 1978 में जाके, उसका नाम था, क्या बोलते हैं, एल्मा एटा डिक्लेरेशन, तब जाके थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ। देन इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड। उसके बाद अगेन राजीव गांधी आए, तो एक ट्रांजिशन मोड में थे, उनका ज्यादा फोकस राजीव गांधी का था कंप्यूटर्स के ऊपर। ठीक है, कंप्यूटराइजेशन के ऊपर। मतलब आपको पता होगा मिस्टर सैम पिट्रोदा, पता है आपको कौन है मिस्टर सैम पिट्रोदा? Yeah, of course. यस, तो ही वाज अ ब्रेन बिहाइंड इंडिया के कंप्यूटराइजेशन में, एंड ही वाज अ कॉन्फिडेंट ऑफ मिस्टर राजीव गांधी। Rajiv Gandhi, yeah. हाँ, तो वो उनको कॉन्फिडेंट था, तो उनका कंप्यूटराइजेशन पे ज्यादा फोकस था, उनका हेल्थ केयर पे फोकस नहीं था, कंप्यूटराइजेशन पे कि भी ये करना है हमने। थोड़ा बहुत फोकस रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही ना, बट एंटायरली फोकस आपको पता ही होगा कि राजीव गांधी इज नोन फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ इंडिया। नाउ अभी हम इससे अभी हम इसी प्रोसेस में थे कि राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड, देन अगेन अ गवर्नमेंट केम, देन इंडिया का पोलराइजेशन अब शुरू हो चुका था 90s 92 में आसपास आते ही। फिर इंडिया का फोकस अगेन 95 में इंडिया ने एक पोखरण करना था, वो क्या बोलते हैं, विफल हो गया। उसके बाद में 98 में उन्होंने फिर से पोखरण कर दिया, तो वर्ल्ड की सैंक्शंस लग गई, यूएसए की सैंक्शंस लग गई। अब सैंक्शंस में क्या है कि इतना ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस हो जाते हैं, हो गए थे कि उनका अब पहले वो इकोनॉमिक लॉसेस पूरे करे या हेल्थ पे फोकस करे। तो अभी इस बात से निकलते ही कि वॉर हो गया, वॉर होने के बाद में फिर थोड़ा बहुत उससे थोड़ा सा मतलब 99 के बाद में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते, तब थोड़ा सा लगा कि हाँ अब हमें कुछ करना चाहिए। 2004 तक आते आते हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है, तब पहली बार एक कॉन्क्रीट एफर्ट की तरह से अगर मैं बोलूं, तब आया एनआरएचएम 2005 में जाके, 2005 में जाके एनआरएचएम आया। उससे पहले ऐसा कॉन्सेंट मतलब कॉन्क्रीट एफर्ट नहीं आया। एंड ट्रस्ट मी दैट नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 से लेके 12 तक आना था, वो एक्चुअल में बहुत सारे रिजल्ट्स उसने प्रोवाइड किए हैं अनडाउटेडली। थोड़ा सा कॉन्क्रीट एफर्ट। अब 2012 आ गया, 12 के बाद में समझ में आया कि नहीं यार, ये तो हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए, ये 5-7 साल का प्रोग्राम नहीं करना है हमने ये। तो उन्होंने फिर उसे नेशनल हेल्थ मिशन बना दिया। नेशनल हेल्थ मिशन के भी 2 बना दिए पार्ट, एनआरएचएम और एनयूएचएम। ठीक है, नाउ इसकी मतलब अगर देखा जाए तो 2005 के बाद से थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए, और 19 के बाद से तो बहुत ज्यादा फोकस होना शुरू हो गया, 2020 के बाद से कोविड के आते ही। मतलब इतने हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, इतना पैसा खर्च किया जा रहा है सरकार के द्वारा, कि इसीलिए आपको क्या लगता है आपने ये वाली स्ट्रीम क्यों चूज करी है? इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इंडिया में जीरियाट्रिक पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। आप ये लगा लीजिए कि नेक्स्ट 20, 30, 40 ईयर्स तक इंडिया का हेल्थ केयर इज गोइंग टू बूम लाइक एनीथिंग।
नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स आर गोइंग टू गो अप, और वो बहुत सारे होंगे, और उसमें आप जैसे और हम जैसे लोगों की ही जरूरत पड़ने वाली है, और हम जैसे लोग ही इनको संभालेंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट का इसीलिए पॉलिटिकल फोकस अब बढ़ रहा है टुवर्ड्स हॉस्पिटल, मतलब हेल्थ केयर। सरकार भी पैसा खर्च कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार पैसा खर्च नहीं कर रही है, सरकार भी बहुत भर भर के पैसा खर्च कर रही है। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा पीएसए, पता है आपको क्या होता है पीएसए? एनीवन हु इज अवेयर ऑफ व्हाट इज पीएसए? अब्दाल? सर पीएसयू पता है, पीएसए नहीं। नहीं, पीएसए प्रेशराइज्ड स्विंग एड्सॉर्प्शन। नो सर, नो आइडिया। अच्छा, नो आइडिया। अभिषेक? Sir, Yeah. I know PSA posted specific antigen, but नहीं not नहीं PSA. अच्छा नहीं, वो भी एक चीज है, ठीक है। हम मैनेजमेंट की तरफ से बात करेंगे। वो टेस्ट होता है टू सी कैंसर को, बिनाइन बीपीएच है क्या है, ठीक है, वो एक Yeah, अलग चीज है। prostatitis वगैरह हाँ। तो पीएसए अब क्या हुआ 2000 अभी 2021 में, अप्रैल 2021 में क्या हुआ था? हेलो, हाँ जी, अप्रैल 2021 में क्या हुआ था बताओ? सर सेकंड वेव आई थी कोविड की। सेकेंड वेव आई थी भयंकर तरीके से, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली एनसीआर में क्या रही थी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन की, वेरी गुड, ऑक्सीजन सप्लाई। अब ऑक्सीजन सप्लाई हैम्पर हो गई थी, तो क्या इसका मतलब ऑक्सीजन को बाहर से ही लेके आना पड़ता है? कोई मतलब लेके आता है क्या? ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई के दो तरीके होते हैं, एक होता है जनरेट एंड सप्लाई, एक होता है स्टोर एंड सप्लाई। जनरेट एंड सप्लाई क्या होता है कि भाई मैं हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसी मशीन लगा दूं जिससे कि ऑक्सीजन वहीं पर ही उसके जनरेशन हो और पूरे हॉस्पिटल में सप्लाई हो। ठीक है, और दूसरा है स्टोर एंड सप्लाई, कि भाई बाहर कहीं एक बड़ा मशीन लगी हुई है, वहां से, और वहां पे सिलेंडर। ऑक्सीजन बनती है, फिर उसको ट्रक में भरा जाता है, और ट्रक से भर के उसको सिलेंडर्स में लाया जाता है, फिर बड़े बड़े सिलेंडर्स लगे होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उन सिलेंडर्स में भरा जाता है, वहां वो स्टोर होती है और फिर सप्लाई होती है। तो जनरेट एंड सप्लाई, एंड ये वाला समझ में आ गया, जनरेट एंड सप्लाई यस एंड यस स्टोरेज एंड सप्लाई। यस। Yes, sir. ठीक है, अब हो क्या रहा था कि अब ये जो जनरेट कौन करता है, उस जनरेटर का नाम होता है पीएसए, प्रेशराइज्ड स्विंग एड्सॉर्प्शन। ऑक्सीजन तो हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन वो 21% होती है। ठीक है, तो हम क्या करें, उसको एक ऐसे कंटेनर में डाल दें, और वहां पर हम उसको ऐसी रॉड्स डाल दें जो उसमें से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लें। तो जब उस हवा में से हवा भर ली उसके अंदर ऐसी रॉड्स डाल दी जो कि नाइट्रोजन को उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर एयर में क्या होगा, हवा जो है, हवा में सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगी, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड पीएसए, प्रेशराइज्ड स्विंग एड्सॉर्प्शन। अब इसका मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं आपको कैसे बनती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। अब हुआ क्या कि उस टाइम एकदम से बड़ी दिक्कत हो गई थी इंडिया में, दिल्ली के अंदर, क्या इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल्स बने हुए थे, वहां कहीं भी जनरेट एंड सप्लाई नहीं था, हर जगह स्टोर एंड सप्लाई था। एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, तो sir. हाँ, हॉस्पिटल्स में कहीं पर भी जनरेट एंड सप्लाई नहीं था, बहुत ही कम हॉस्पिटल जैसे मेदांता में है अपना अपना जनरेशन का, ठीक है, बहुत ही कम हॉस्पिटल थे, हर हॉस्पिटल्स में नहीं था ऐसे। ठीक है, अब हो क्या रहा था कि जब स्टोर एंड सप्लाई था, तो इसका मतलब कोई एक बाहर एक कंपनी है, वहां पर ये मशीन लगी हुई है बड़ी वाली। यार ये आवाज किसकी आ रही है? Farid, you need to mute the video and the audio. Hello, यस, एम आई ऑडिबल नाउ? Farid. Yes, sir. यस सर। Yeah. So what happened that generate and supply and store and supply वाला फंडा था, तो अब अधिकतर सारे दिल्ली एनसीआर में हॉस्पिटल्स कैसे थे, स्टोर एंड सप्लाई वाले थे। और स्टोर एंड सप्लाई वाले क्या थे, अब प्रॉब्लम, एक बात और बता दूं, कोविड में कभी भी प्रॉब्लम स्टोरेज इसकी प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं थी कि प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये था कि
वो प्रोडक्शन जहां पे हो रही थी वहां से उसको हॉस्पिटल के कंटेनर तक लाने के लिए, हॉस्पिटल के स्टोरेज टैंक तक लाने के लिए जो जो लॉजिस्टिक्स थे उसकी प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये आई थिंक मैंने बताई भी आपको बात पहले, ये बताइए मैंने आपको बात। अब्दाल, कैन यू हियर मी? Yes, sir. सर नेटवर्क इशू हो रहा था सर, कैन यू प्लीज रिपीट, व्हाट डिड यू आस्क? मैंने ये पूछा आपसे कि मैंने बताया भी था कि जब कोविड की सिर्फ सिचुएशन आई थी तो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन वाज नॉट अ प्रॉब्लम, हाँ ये प्रॉब्लम सर वाज अ बताया ट्रांसपोर्टेशन। था, सप्लाई चेन बताया में था ना मैंने दिक्कत आपको, थी। हाँ। यस सर। तो पीएसए अब हुआ क्या कि सरकार को समझ में आया कि भाई ये तो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या करा, दिल्ली के कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे गूगल करो, अभी आपको गूगल करोगे तो पता चलेगा, दिल्ली सरकार ने कई हॉस्पिटल्स को पीएसए का प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को 23-24 हॉस्पिटल्स को उन्होंने पीएसए प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया। just see that Delhi government spent crore of rupees in establishing PSA, pressurized swing adsorption। कितने हैं बताओ? सर 58 प्राइवेट हॉस्पिटल्स बताया है। कितने? Sir, 58 42 प्राइवेट हॉस्पिटल्स। plans. हाँ, 58 प्राइवेट हॉस्पिटल्स। उनको क्या करा उन्होंने कि भाई आप क्या करो अपना अपने हॉस्पिटल्स पे पीएसए लगाओ। तो बस सरकार को समझ में आया ना, खर्च कर रही थी ना पैसा वो, इसीलिए क्या है, इसी चीज से पता चलता है कि सरकार का फोकस इंक्रीज हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा ये, मतलब क्या लोगों को ट्रीटमेंट की वजह से जो गरीब हो रहे थे वो क्या सिर्फ अभी 2018 में ही पता चला है कि वो ऐसे गरीब हो रहे हैं? क्या पिछले 50-60 सालों में नहीं पता चला? पता था, लेकिन क्योंकि सरकार का फोकस नहीं था इसीलिए आयुष्मान भारत जैसी योजना आई। यस मैंने सर। आपको बताया है आयुष्मान भारत के बारे में, ठीक है ना। तो फोकस देखो आप अभी कितने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल फोकस कितना बड़ा है पिछले कुछ टाइम में, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंड दैट इंक्रीजिंग हेल्थ अवेयरनेस, आज की डेट में हर कोई अवेयर है अपनी हेल्थ को लेकर, ठीक है। मेरे पास में अभी रिसेंटली मेरे किसी डिस्टेंट रिलेटिव का कॉल आया, ठीक है, एंड वो बेचारा आदमी मेरे को बोलता है कि सर मैं सो नहीं पा रहा हूँ, बहुत दिन से मेरे को इतनी टेंशन हो रही है। कि मैंने कहा किस बात की? कि मेरी जीभ पे एक ब्लैक स्पॉट आया था, वो क्यों आया था? और वो सिर्फ इस बात से रात भर सो नहीं पा रहा था वो, कि मेरी जीभ पर एक ब्लैक स्पॉट आया था, 3 दिन तक रहा था और उसके बाद वो चला गया, सिर्फ इस बात से। कैन यू सी कि मतलब क्या लेवल ऑफ हेल्थ अवेयरनेस लोगों के दिमाग में आ रहा है, ठीक है, सर जस्ट बिकॉज ऑफ वन दिस। वन क्वेश्चन सर। हाँ जी, बताइए प्लीज। सर आपको लगता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है ये ज्यादा फियर मॉन्गरिंग पर बेस्ड है बजाय अवेयरनेस के? मैं अगर मेरे से अगर आप बात करो तो इंडिया जैसे सेटअप में बहुत ज्यादा मैं इस बात को नहीं एक्सेप्ट करूंगा कि फियर मॉन्गरिंग वाली बात आएगी इसमें, ठीक है, ठीक है। मैं ये फिर भी अच्छा बोलूंगा क्योंकि ये बात देखी गई है कि जो लोग अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप रेगुलरली कराते रहते हैं, ठीक है, उनको प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग सिक इज कंपैरेटिवली लो, ठीक है, कंपैरेटिवली लो। और जो लोग नहीं कराते हैं वो एकदम से बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। और उनका एक बारी में जितना एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है, वो उनका लाइफ टाइम मतलब जितना एक वो जो नॉर्मली कराते आते हैं उनको उनका उतना एक्सपेंडिचर नहीं होता है। तो अगर तुम मुझे इंडिया जैसे सेटअप में बात करोगे तो मैं ये बोलूंगा कि इट वुड बी बेनिफिशियल टू अंडरगो अ रेगुलर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। यार, एक साल में अपने शरीर के ऊपर हमें 2, 2.5, 5 हजार रुपए खर्च कर देने चाहिए,
ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हम किसी चीज को पहले, क्योंकि आप ये समझो कि एक बार डायबिटीज हो गई तो डायबिटीज होने के बाद ये नहीं है उसको आपको लाइफ टाइम दवाई खानी है भाई, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपको कोई हाइपरटेंशन हो गया तो आपको लाइफ टाइम दवाई खानी है भाई उसकी। आप उसको एक दिन के हिसाब से मत देखो, मतलब चाहे मैं कह रहा हूं अगर महीने की 2,000 रुपए की भी दवाई खानी पड़ जाए आपको, या 1,000 रुपए की भी दवाई खानी पड़ जाए, एक तो आप दवाई खा रहे हो उसका एक्सपेंडिचर, और फिर क्या दवाई के नॉर्मल साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं? तो इन इंडियन सेटअप आई वुड से इट वुड बी एडवाइजेबल टू हैव सच प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। फियर मॉन्गरिंग तो ठीक है, अब तुम देखो फियर तो आपको क्रिएट करना है कि अपने दिल में कि हाँ भैया वो क्या होता है आजकल, उनको ब्लैक स्पॉट इसलिए आ गया तो वो उन्होंने गूगल कर लिया, ठीक है, और उनको 4 डॉक्टर से वो कंसल्टेशन ले चुके हैं और फिर भी उनके दिल की तसल्ली नहीं हो रही है। वो अपने लिए उन्होंने खुद से ही फियर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। बाकी अगर एथिकली देखा जाए तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, एंड आई वुड से दैट यस वी शुड रेगुलरली अंडरगो। हाँ, हमें डॉक्टर की बात सुननी चाहिए कि भाई वो कह रहे हैं तो हमें कर लेना चाहिए, ठीक है, बिकॉज देखो एक आदमी पढ़ लिख के उस पोजीशन तक पहुंचा है टू से ऑल दीज थिंग्स, वो पढ़ लिख के पहुंचा है वहां तक, वो थोड़ा सोच समझ के ही बोल रहा होगा जो भी बोल रहा हो, ठीक है। बाकी अब वो अल्टीमेटली डॉक्टर भी क्या बोलेगा, डायबिटीज है तो यू शुड गो फॉर वॉक डेली, अच्छी लंबी वॉक करके आनी चाहिए आपको, ठीक है, वो यही बात तो बोलेगा। आप देखो वो दवाई से पहले वो ये सब चीजें भी पैरेलली बताएंगे, वेट लूज करना है आपको, ठीक है, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट इज लीडिंग टू डायबिटीज, वो यही सब चीजें तो बताते हैं। आप वो सोचो कि वो भी तो काम की चीज होते हैं, वो दवाई से पहले तो यही चीजें बताते हैं। सो फियर मॉन्गरिंग में उतना नहीं बोलूंगा, बट यस आप अपने आप को ना बोलो इंडियन सेटअप में इट्स अ गुड थिंग, ट्रस्ट मी इट्स अ गुड थिंग, यस सर। ओके okay. Rising standard of living results in higher expectation of people for better services and facilities in healthcare institutes. What I have seen कि जो लोग ज्यादा पैसे कमा लेते हैं तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही होती है। आई स्टिल रिमेम्बर एक पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में था, he was in the जनरल वार्ड, और उसकी बातें मैं सुन रहा था तो मेरे को लगा भाई ये क्या बोल रहे हैं। कह रहे थे कि ये क्या हॉस्पिटल बना रखा है आपने, क्या हॉस्पिटल बना रखा है। हॉस्पिटल तो ऐसे होता है कि ऊपर सीधा मतलब हेलीपैड से आदमी, पेशेंट आपके पास हेलीपैड पे आए, ऊपर हेलीपैड बनवाओ, हेलीपैड पे पेशेंट आए और डायरेक्टली जो है वहीं से डायरेक्टली हेलीपैड से ऊपर ही उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह होकर डायरेक्टली वो रूम के अंदर ही आ जाए, हेलीपैड वगैरह बनवाओ। और वो पेशेंट खुद जनरल जनरल वार्ड में पेशेंट था, मतलब एक तो होता है ना डीलक्स स्वीट में हो, अगर ऐसी बात करे तो समझ में आती है बात, ठीक है, जनरल वार्ड का पेशेंट है और पता नहीं सपने देख रहा है पता नहीं कहाँ के। अब और बताता हूँ, जो लोग मतलब क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनका बढ़ने लगता है तो उनको 2 मिनट भी वेट नहीं किया जाता है भाई। क्यू मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हॉस्पिटल्स के अंदर, वो 2 मिनट भी वेट नहीं कर सकते, यस सर। ठीक है। और ये तुमको ये तुम्हारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल आदमी देखने में लगेगा कि हाँ भैया बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर होगा वो, सर ऐसे ही लोग होते कहेगा हैं कि सबसे ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर। हाँ, तो इसीलिए तो आप लोगों को वहां पे खड़ा कर दिया जाता है कि ऐसे लोगों को मैनेज करो। हम लोगों को आप लोगों को हमका यही काम है उनको समझाना, ठीक है, थोड़ा स्टाइल में बात करना। देखो एट द एंड ऑफ द डे लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इंडस्ट्री इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर कंटिजेंट अपॉन योर पर्सनैलिटी। जितनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होगी उतने अच्छे मैनेजर्स होंगे आप। अब बात आती है कि पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव किया जाए, तो मैं इस पे तो मैं बहुत बड़ा लेक्चर दे सकता हूँ कि पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज आती है। मैं छोटी मोटी 2-4 चीजें बताता हूँ। टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी you should look good। देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल बात है ये, ठीक है। कोई आपको बोले कि नहीं लुक्स डजंट मैटर एंड ऑल दैट बुलशिट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैटर करता है। एट द एंड ऑफ द डे हाउ यू आर लुकिंग दैट रियली मैटर्स बिकॉज दिस कंप्लीटली इन सर्विस इंडस्ट्री। सेकेंडली यू शुड हैव वेरी गुड नॉलेज टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस
आपने एक अपना सब्जेक्ट पढ़ लिया, दैट्स मोर देन इनफ। नहीं, यू शुड हैव ऑल राउंड डेवलपमेंट। इफ यू कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, दैट वुड बी अमेजिंग। ठीक है, अमेजिंग, कि अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ आप। ठीक है, इंग्लिश बोलोगे, मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली और बात, इंग्लिश बोलोगे 80 to 90% लोग जो है ना, वो ये समझ के कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, वो बेचारे चुपचाप सब कुछ समझ जाते हैं और वो चले जाते हैं। फैक्ट बता रहा हूँ आपको मैं, फैक्ट है ये, फैक्ट है। 90% लोगों को आपने कॉन्कर कर लिया अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो तो। और बेसिकली आपको उनको कॉन्कर करना है, बेसिकली आप उनको मैनेज करना है। अगर वो आपकी बात मान के चलेगा 90% लोग, चाहे आप उनको कुछ भी बोलते रहो इंग्लिश में, आपने चाहे कुछ भी बोल दिया हो, अगर उनको, और मैं क्योंकि मैंने देखा है, खुद से मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं खुद भी करता हूँ ये काम। ठीक है, अच्छी सी इंग्लिश बोल दोगे तो सामने वाला 90% चांस तो चला जाएगा, फिर 10% बच जाएगा, तो आप अच्छे मैनेजर वैसे ही बन गए। तो वो पर्सनालिटी में और भी कई सारे ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट बिकॉज दिस इज नॉट अ क्लास ऑफ योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड हाउ टू डू वर्क इन योर जॉब, मतलब जॉब में कैसे कैसे आपको काम करना है, किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है, ये उससे रिलेटेड नहीं है, तो एल्स आई वुड हैव गिवन दैट आल्सो। ठीक है, सो ये आपके अंदर बहुत अच्छे से ट्रेट्स जो है कंट्रीब्यूटेड होने चाहिए आपके अंदर। ये ट्रेट अगर है तो ये कुछ ट्रेट्स हैं, तो दैट यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड मैनेजर। ठीक है, और मैनेजमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैनेजमेंट को कोई फर्क पड़ता नहीं है आप कितनी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो, बस खत्म बात। ठीक है, ओके। नाउ कंट्रोल एंड प्रमोशन ऑफ क्वालिटी केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर बाय स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल एसोसिएशंस। आपने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम सुना है? आपने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? यस सर। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया किसने बनाया था? इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, सर तो इन दोनों ने मिलके और सरकार ने मिलके एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस भी चीज में हम काम कर रहे हैं, वो अच्छा करें। ठीक है, जैसे एजुकेशन हो गया, तो उसमें क्या है कि क्वालिटी होनी चाहिए ट्रीटमेंट की। अब क्वालिटी का मतलब क्या है, बेसिकली सिंपल, अगर मैं और आपको बहुत ही बेसिक भाषा में बता दूं, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए। ठीक है, अब हर इंडस्ट्री को बोला कि आप ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करो। जैसे क्या है, हेल्थ केयर में एक बनाया हुआ है NABH, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर ही है NABH। उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए, मतलब कई सारे महानुभाव डॉक्टर्स जो हैं, मैनेजर्स जो हैं, वो इकट्ठा हो गए। उन्होंने बोला कि अच्छे क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए। ठीक है, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो यू आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द केयर, तो आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कोई पेशेंट है, अगर किसी पेशेंट को भी आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे रहे हो, तो उससे पहले उसका बीपी चेक किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे, और मतलब दिन में 3 बार बीपी की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। दिन में एक बार आपका शुगर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, दिन में 3 बार आपकी शुगर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और रेगुलरली ऐसे कुछ बहुत सारे स्टैंडर्ड्स, कम से कम 650 स्टैंडर्ड बना रखे हैं उन्होंने। आप उन्हें फॉलो करते हो तो यू आर गिविंग द गुड क्वालिटी केयर। ठीक है, सो कंट्रोल एंड, अब जैसे जैसे क्या है, लोगों को इन क्वालिटी के बारे में पता चलता जा रहा है, इसलिए आपने सुना होगा आजकल हर हॉस्पिटल चाहता है कि मैं NABH हो जाऊं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि ये NABH हॉस्पिटल है तो अच्छा हॉस्पिटल होगा, NABH हॉस्पिटल है तो अच्छा हॉस्पिटल होगा। ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम कंट्रोल एंड प्रमोशन ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर बाय स्टैट्यूटरी एंड प्रोफेशनल एसोसिएशंस। Increase in specializations where need for team approach is required। अब क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नई नई स्पेशलाइजेशंस भी आती जा रही हैं। ठीक है, पहले सिंपल स्पेशलाइजेशन क्या होती थी, एक जनरल मेडिसिन का डॉक्टर होता था, एक सर्जन होता था, एक गायनेकोलॉजिस्ट होता था। ठीक है, और एक बस इतनी ही स्पेशलाइजेशंस होती थी, बहुत ज्यादा नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी स्पेशलिटीज डेवलप होती गई। एक फिजिशियन से कार्डियोलॉजिस्ट निकल गए। ठीक है, फिर रेडियोलॉजिस्ट अलग से आए। रेडियोलॉजी में भी क्या हुआ कि ये रिसेंट एडवांसेस बता रहा हूं आपको मैं,
पहले क्या था, रेडियोलॉजी, अब एक नई नई चीज है जिसको बोलते हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। यस सर। ठीक है, तो नई नई स्पेशलिटीज बन रही हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग उनके मैनेजमेंट के रूल्स भी बनते हैं, मैनेजमेंट भी होता है उसका उस हिसाब से। ठीक है, तो ये एक अपने आप में क्या है, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट वर्क ऑल्सो। ठीक है, रैपिड एडवांसेस इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टाइम टू टाइम क्या हो रहा है कि मतलब एडवांसेस हो रहे हैं मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आती जाती हैं, पुरानी ऑब्सोल्यूट भी हो जाती है, और नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती हैं, तो उनके लिए अगेन हमें मैनेजमेंट का काम करना पड़ता है। ठीक है, उनके लिए पूरे प्रोसेसेस बनाने पड़ते हैं। प्रोसेस समझ में आता है आपको? यस सर। हाँ, ठीक है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, देखो ये तो एक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर प्रैक्टिकली बोलूं तो प्रॉब्लम है, और पॉलिटिकली बोलूं तो ये है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। So these are few things that is leading to a lot of हॉस्पिटल का क्या बोलते हैं, क्या बताता हूँ, हाँ, मैनेजमेंट की क्यों इतनी जरूरत पड़ती है। देखो कोई भी नई चीज होती है तो उसके लिए प्रोसेस डेवलप करने पड़ते हैं, और वो मैनेजमेंट को ही करने पड़ते हैं। जैसे कोविड आ गई एकदम से, तो अब ये था कि कोई भी पेशेंट डायरेक्टली हॉस्पिटल के अंदर ना घुस जाए। ठीक है, तो उसके लिए प्रोसेस बनाया, एक फ्लू कॉर्नर बनाया। फ्लू कॉर्नर में क्या चेक करते थे, उसका टेम्परेचर चेक करते थे, उसका SpO2 चेक करते थे। ठीक है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री लेते थे, एक ब्रीफ हिस्ट्री है बाहर ही ले लेते थे, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर आने से पहले बाहर की बाहर ही वो चला जाए, मतलब बाहर की बाहर ही उसको आइडेंटिफाई कर लें, और फिर अकॉर्डिंगली हम उसको देखें। अगर हमें जरा सा भी सस्पेक्ट होता है, उस पेशेंट को अंदर लेके ट्रीटमेंट पे उसका उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट या फिर RT-PCR करा के ही उसे अंदर लें। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि क्योंकि पिछले कुछ टाइम में ऐसा कुछ फ्लू जैसी बात ही नहीं होती थी, तो हॉस्पिटल्स ने फ्लू कॉर्नर ही खत्म कर दिए थे। तो उन्होंने दोबारा से बैठ के प्रोसेस बनाए कि पेशेंट यहाँ आएगा, यहाँ खड़ा होगा, यहाँ पे उसका टेम्परेचर चेक होगा, फिर उसको पल्स ऑक्सीमीटर से उसका सैचुरेशन चेक होगा, तो उसकी फिर हिस्ट्री जो है ली जाएगी, उसके बाद में ये होगा, पूरा प्रोसेस बनाया जाना। मैनेजमेंट का दिमाग लग जाता है उसमें पूरी तरह से उसमें। ठीक है, सो हाँ जी, तो आई थिंक वी कोई डाउट है आपका?